जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th में बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, उसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड होप अगर आप लोग को चैप्टर्स अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। तो सेल यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स दिखाए आपको। ये कुछ बिल्डिंग्स है हमारी, ये आपका एक टावर है, ये हमारे मोनूमेंट्स हैं, ये बिल्डिंग्स है। इन सब को ऑब्जर्व कर रही है। क्या इसमें कुछ ऐसी सिमिलरिटी नज़र आ रही है क्या आप लोगों को? ऑब्वियसली ये सभी बेटा क्या है, ये अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। इन सब का स्ट्रक्चर क्या अलग है। देखिए ये एक टॉल टावर दिख रहा है, ये आपके मोनूमेंट्स है, ये पिरामिड ट्राइंगल शेप में दिख रहा है, ये एक स्टैचू बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। ये सभी एक दूसरे से अलग स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है क्या जो तीनों में मौजूद है, जो कॉमन है? ऑब्वियसली है। क्या बेटा? क्योंकि इनका शेप और साइज तो अलग है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो इनके अंदर सिमिलर है? क्या दैट इज द रीजन? क्या है इनके अंदर बेटा जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज है? कोई बता सकता है? ऑब्वियसली यस, बिल्कुल। तो इसके अंदर कॉमन क्या है बेटा? ब्रिक्स। क्योंकि चाहे बिल्डिंग्स कैसे भी हो, हमने देखा तीनों बिल्डिंग्स में हो, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर कॉमन है बेटा, वो क्या है? ब्रिक्स। क्योंकि सभी ब्रिक्स इसीलिए कहते हैं कि ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसी भी बिल्डिंग्स को बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, घर बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, चाहे आप कुछ भी बना ले, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ब्रिक्स। इसीलिए बिना ब्रिक्स के हम कोई बिल्डिंग्स फाउंड नहीं कर सकते, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते। दैट इज रीजन ब्रिक्स आर कॉल्ड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसे क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, है ना। सेम एज जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे देखिए दे आर द मिलियंस ऑफ द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं, फ्रॉग, टॉर्टोइज, कैमल्स, ह्यूमन्स, एनिमल्स, शार्क, स्नेक्स। दे आर मतलब लाखों प्रजातियाँ हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है, और सभी अलग अलग टाइप्स के हैं। उनका शेप अलग है, साइजेज अलग है, वर्किंग अलग है, नेचर अलग है, प्रॉपर्टी अलग है। ईच एंड एवरीथिंग आर डिफर। बट क्या इनके अंदर फिर भी कुछ सिमिलरिटीज है क्या? कोई समानता है क्या? बिल्कुल। इनके अंदर समानता क्या है बेटा? जैसे वहाँ पे ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक था, उसी तरीके से यहाँ पे एक समानता है। क्या है? सेल। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके चाहे हर चीज़ अलग हो, बट इनमें एक सिमिलरिटी है, दैट इज द सेल। इसीलिए सेल बिल्कुल उसी ब्रिक्स की तरह यहाँ पे भी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ये एक जो सिमिलरिटी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल को बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ब्रिक्स ने सारे बिल्डिंग्स को फाउंड करने का एक बेस दिया था, उसी तरीके से सेल भी एक बेसिक फाउंड करने का, एक ऑर्गेनिजम्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसीलिए हमारे चैप्टर का जो नाम है बेटा, वो क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की फंडामेंटल इकाई, सबसे मूलभूत इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, बताइए। सो हाउ वी डिफाइन अ सेल? सेल को कहते हैं सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिजम्स में जो कॉमन बेसिक चीज़ थी और उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब देखिए ये डिफिनीशंस को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें कि आखिर हमने सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों बनाया। स्ट्रक्चर तो समझ में आया, जैसे हमने ब्रिक्स से कंपेयर किया था, जिस तरह से ब्रिक्स एक स्ट्रक्चर बनाता है हर एक बिल्डिंग्स का, उसी तरीके से सेल्स भी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बट फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग मल्टी सेलुलर की बात करें या यूनिसेलुलर की बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स में, तो हर सेल्स का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। एक छोटा एग्जाम्पल से अपनी ह्यूमन बॉडी को देखिए। हमारे ब्रेन है, हमारा ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, सब के अलग अलग सेल्स हैं, और सारे सेल्स के अलग अलग वर्क्स होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं ना, उनको भी सेल ही कंट्रोल करता है छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में। इसीलिए हम लोग सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक बेसिक डिफिनीशंस है जो आपके बुक्स में भी दिए हैं, इसको ज़रूर लर्न करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स की ओर चलते हैं, उसकी हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं कि आखिर सेल्स
की खोज कैसे हुई, सेल्स कैसे हमें पता चला, सारी चीज़ों के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कवरी। 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल्स के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने जानकारी किसी दी, उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, एक छोटा सा टुकड़ा लिया था कॉर्क का, और ये था कि इसका एक बाग ऑफ अ ट्री, एक ट्री का छाल, जो बाग बोलते हैं ना बेटा, देखिए ये एक ट्री है ना, इसका जो बाग होता है, ये जो छाल होता है ना, इसी के टुकड़े को उन्होंने लिया, छोटा सा लिया, उसके ऊपर उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया है, देखिए ये हमारे कॉर्क सेल्स थे, ठीक है, और उन्होंने माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया, इसको देखा, और उसको देखने के बाद उनको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर नज़र आया। अब देखिए ये देख रहे हैं, एक ब्लॉक 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 जैसा लग रहा है, बहुत सारे होल्स हैं, और ये बिल्कुल पता है किस टाइप से है, हनीकॉम्ब की छत्ते की तरह। आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिसके अंदर मधुमक्खी अपना घर बनाती है, और इसलिए उसी टाइप का ये स्लाइस दिख रहा है। तो इसीलिए इन्होंने, ये देख रहे हैं ना ये स्लाइस, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला बेटा, ये जितने भी कंपार्टमेंट देख रहे हैं ये सब एम्प्टी, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ये दे ऑल आर द एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, और इसके अंदर कुछ फील्ड होता है, इस टाइप से लग रहा है जिस तरह से हनी फील्ड हो कंपार्टमेंट्स के। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये ट्री का, बाग ट्री का है या हनी का है, तो अब इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से दिखता था, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने असेंबल्ड किया कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, इसलिए इन्होंने इसको बोला कि बेटा ये बाग ट्री का जो सेल्स होता है ना, वो बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह दिखता है। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे बेटा? रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने इसको खोजा और उन्होंने बताया कि जो सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह दिखता है, और उन्होंने कंपेयर किससे किया था? बाग ऑफ द सेल से, ठीक है। और इन्होंने इसको नाम क्या दिया बेटा? सेल्स। ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है सेल्स, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सेल्स का मीनिंग क्या होता है। तो सेल्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल रूम, छोटा कमरा। क्योंकि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए गए थे ना, इसलिए इसको स्मॉल रूम्स कहते हैं, स्मॉल चैम्बर्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसी के नाम पे इनको सील डाला गया। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा, अभी मैंने बोली थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो थोड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और अच्छे से जानते हैं कि तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो जीवित है, लाइक हम, आप, प्लांट, जिसमें मूवमेंट होता है, जो मूव करे, जो एक्टिविटीज़ करे, परफॉर्म करे, हर चीज़ मोशंस करे, इनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका बेटा यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। एक क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा, और दूसरा क्या होगा आपका? मल्टी सेलुलर। यानी कि दो टाइप्स है। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं बेटा? जो सिंगल सेल का बना होता है, इसका नाम ही है यूनी। यूनी का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल, यानी कि जो सिंगल सेल का बना हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर किसको बोलेंगे बेटा? जो बहुत सेल, मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी, इसका नाम ही है मेड ऑफ मेनी सेल्स, यानी कि जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। तो सिंपल से आप इसके नाम से इसका आंसर पता है। यूनिसेलुलर मतलब जो वन सेल का बना हो, मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन हो। गॉट इट? इसलिए इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल्स। अब सेल्स का जो काम है, स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी, वो बदलेगा तो नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भले एक सेल हो, लेकिन उनके जितने भी फंक्शंस हैं ना, वो सब एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एक ही सेल ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर देता है। जबकि मल्टीसेलुलर सेल में क्या होगा? बहुत सारे सेल्स एक दूसरे का ग्रुप बनाते हैं एक सिंगल बॉडी में, और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि जो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर कहते हैं। लाइक हम, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर से। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, आपका क्लैमाडोमोनास है, आपका पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया, ये सब का क्या बेटा? आपका यूनिसेलुलर है। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं दैट आर क्लैमाडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब आपके यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करें तो जो आपके फंजाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी कि हम लोग एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, तो ये सारे आपके क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो एग्जाम्स में आप अगर पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल्स ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सारे एग्जाम्पल्स इसके बेटा मल्टी सेलुलर की। चलिए अब सेल की थ्योरी की, अब थोड़ा सा हमने हिस्ट्री जाना, अब सेल थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
सेल की जो थ्योरी आई ना, कोई एक आदमी ने नहीं दिया, अलग अलग साइंटिस्ट की यहाँ पे अलग अलग राय थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की जो स्टडी ऑफ सेल्स की ऑब्जर्व करने के बाद, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे आपके। उन्होंने जो साइंटिस्ट ने बताया, उन सब ने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सब के आफ्टर ऑल कंक्लूजन उनका निकल के ये आया कि जितने प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उन सभी के अंदर सेल्स पाया जाता है, और सेल ही वो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के अंदर सेल्स होगा, एनिमल टिश्यू, और ऑब्वियसली वो सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज। तो ये जितने भी टिश्यूज है, जाइलम, फ्लोएम, वैस्कुलर, ग्राउंड टिश्यूज, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल से मिलके बने होंगे। ठीक है, ये सारे एक कॉमन कंक्लूजन था जो सारे साइंटिस्ट का आया। इसमें एक साइंटिस्ट है बेटा आपका आर विको, जिन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया, इसमें कुछ सुधार किया। क्या नाम था? आर विको। 1885 में उन्होंने इस थ्योरी में थोड़ा सा सुधार किया, इम्प्रूवमेंट किया, और क्या बोला कि ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जितने सेल्स होते हैं बेटा, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होता है, यानी कि जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उन्हीं से कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कोई यूनिक्स होते हैं, वो ये सभी कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन्हीं सेल्स से डिराइव्ड होते हैं। ये थ्योरी किसकी थी? आर विको की, जो 1885 में दिया था इन्होंने। ठीक है, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए एक अमीबा का एग्जाम्पल लिया, या ठीक है, या एक सेप्स का एग्जाम्पल लिया। ये देखिए ये एक सेप है, ये थोड़ा इसके जो ये होता है न्यूक्लियस, ये बड़ा हो रहा है, बिग हो रहा है। ये बड़ा होते होते जब अपने साइज़ को लार्ज कर रहा है, लार्ज करते करते इसमें एक न्यूक्लियस है, ये बड़ा होगा, फैलेगा, ये धीरे धीरे 2 न्यूक्लियस बना लेता है, और देखिए यहाँ पे एक सेपरेट हो गया, यानी कि एक के से यहाँ पे 2 का प्रोडक्शन हो गया। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, सेम एज, तो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म सा अपने साइज को जब ग्रोथ करता है, वो मैच्योर होता है, धीरे धीरे बड़े होते होते 2 न्यूक्लियस यानी कि अलग अलग साइज में जाता है, और जब अपने आप को संभाल नहीं पाता, ज़्यादा बड़ा होता है, तो 2 अलग अलग मैच्योर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये जो 2 नए सेल्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं इसी सेल से आया है। इसीलिए इसको बोले थे, इन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, जो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी थी कि बेटा, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कैसा ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1940 में। इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई 1940 में, जिसके द्वारा छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किसके, सेल के आसानी से समझे जाने लगा, तो ये चीज़ और भी खुल के आई। देखिए, ये हमारा एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, जो उस समय, जिस समय कंप्यूटराइज पूरी तरीके से नहीं थी, लेकिन ये आज का कॉम्पैक्ट फिगर है जो इस टाइप का दिखता है वो। ठीक है ना, उस समय तो कंप्यूटर था नहीं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ द सेल। अब हमने सेल्स का फंडामेंटल जाना है, अब हम लोग जानते हैं सेल्स का शेप कैसा होता है। देखिए, जितने भी सेल्स होते हैं बेटा, उनका शेप्स कोई फिक्स नहीं होता। सारे सेल्स के डिफरेंट शेप्स होंगे, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होगा। जैसे लाइक अगर आप बात करें, ठीक है, तो उनके कई सारे शेप्स होते हैं। वो कॉलमर हो सकते हैं, कॉलम मतलब कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, जैसे शेप्ड लाइक कॉलम्स। ठीक है, लाइक कुछ एग्जांपल है इसके, इपिथेलियल सेल्स, जो एक कॉलमनर सेल्स होता है जिसमें कॉलम में बने होते हैं। कॉलम का मतलब बेटा इस टाइप का, या देखिए ये कॉलम है ना, ऐसे ऐसे बटे हुए हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स में कॉलम टाइप के, जब आप लोग रो और कॉलम बनाते हो ना, तो ये कॉलम इसी को बोलते हैं ना, लाइन सीधा सीधा खींचते हैं। तो इस टाइप के सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉलमनर सेल, जिसका एग्जाम्पल है आपका इपिथेलियल सेल्स। तो एक इस टाइप का शेप हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप बात करें तो सर्कुलर बाइकॉनकेव, सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप का हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसा शेप होता है बेटा? एक तो सर्कुलर, जैसे आपका रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ देखिए हमारे जो बॉडी के अंदर आरबीसी जो होते हैं, ये ऐसे देखिए सर्कुलर बाइकॉनकेव, एक तो कॉनकेव है, एक सर्कुलर भी है। इस टाइप के शेप्स में पॉसिबिलिटीज होती है। तो एक कॉलमनर हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा? सर्कुलर बाइकॉनकेव। एग्जाम्पल से याद रखिए, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। इसके बाद स्पाइंडल शेप्स के हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइंडल शेप क्या होता है आपका? सॉरी, ठीक है, लाइक ए स्पाइंडल दैट इज ए स्पिन फाइबर्स इन द थ्रेड्स। देखिए जैसा यहाँ देख रहे हैं, ये आपका थ्रेड्स है और इसमें लिपटा गया ना स्पाइंडल। स्पाइंडल होता है घूमने वाला, ऐसे जो इसमें हम लोग स्पाइंड करते हो, इस टाइप में इसको लपेटा गया, यानी इस टाइप का शेप होता है नुकीला। जिस तरह से हम आइसक्रीम देख रहे हैं, ये जो कुल्फी वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, उसी टाइप का शेप दिख रहा है आपको। तो एक शेप आपका होता है स्पाइंडल, जिसमें घुमावदार। ठीक है,
तो एक ये सेप पॉसिबिलिटीज होती है। इसके अलावा इसके एग्जांपल आपके बेटा क्या है, स्मूथ मसल्स, हमारे जितने भी मसल्स हैं जो स्मूथ होते हैं ना, चिकने होते हैं, वो इसके एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद ओवल शेप पॉसिबिलिटीज है, ओवल में भी हो सकता है। इसके एग्जांपल क्या है, देखिए आपको ओवम या एग सेल्स, लाइक यहाँ देखिए। ठीक है, इसके बाद इरेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है कि हाँ इसी शेप पे, ये तो चार है ही। इसके अलावा ये इरेगुलर सेल्स भी हो सकते हैं, इरेगुलर सेल्स लाइक जैसे अमीबा, अमीबा का शेप देखा होगा, कोई शेप नहीं होता। अब ये नहीं कि यही फिगर है, ये किसी टाइप के फिगर्स पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है बेटा, अमीबा। यहाँ पे हमने सर्कुलर बाइकॉन्केव पूरा नहीं था, अब ये पूरे सर्कुलर भी पॉसिबल है। जैसे आपके फैट सेल्स होते हैं, ये पूरे सर्कुलर होते हैं, ठीक है ना, ये पूरे सर्कुलर सेल्स होते हैं। इसके बाद ब्रांच्ड पॉसिबल हो सकता है, जो मल्टीपल ब्रांच में हो। एग्जांपल हमारे नर्व सेल्स है, देखिए न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स नर्व सेल्स है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे ब्रांचेज निकल के अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली ये भी सेल्स है। ठीक है, कई सारे पार्ट्स में होता है, इसको बोल नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का है, ये फिगर है, ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है आपका। ठीक है, जिसको हम लोग, जो हमारा नर्व सेल्स होता है, जो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो इतने सारे शेप्स में एग्जिस्ट करता है। लास्टली स्पाइरल हो सकता है बेटा, स्पाइरल मतलब जो इसके एग्जांपल बेटा आपका क्या है, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। लाइक अगर आप इसके शेप की बात करें तो देखिए इस टाइप का घुमावदार ना, सांप की तरह देख रहे हैं, ये ऐसे 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 घूम रहा है, तो ये क्या होता है बेटा, स्पाइरल शेप, जिसका एग्जांपल याद रखिएगा स्पाइरुलियम बैक्टीरिया होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि सेल्स कोई एक शेप का नहीं होता, दे आर द मल्टीपल शेप्स एंड साइजेज। ये कॉलमनर हो सकता है, सर्कुलर बाइकॉन्केव हो सकता है, स्पाइंडल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इरेगुलर होता है, सर्कुलर, ब्रांच्ड, स्पाइरल। इसीलिए हमने कहा था कि सेल्स का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता, ये अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस के आधार पे अलग अलग साइजेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने टाइप्स बताया आपके। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, काउंट करते चलिए, रॉड शेप्ड हो सकता है बेटा, ये सारे इसके एग्जांपल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो शेप और साइज हमने देखे हैं, ये किससे रिलेटेड करते हैं, ये रिलेटेड करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शंस को जो परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली ये जितने भी शेप्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के आधार पे, वर्किंग के आधार से परफॉर्म होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं। इसीलिए इतने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे जिसका जो फंक्शन होता है उसके हिसाब से इनका डिज़ाइन भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो एक जो सेल है बेटा, ये कल अब हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग साइजेज है, तो इसलिए उसके अंदर कंपोनेंट्स भी अलग अलग होंगे। ये इसीलिए कहते हैं कि जो सेल है वो मेड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक क्या, कई सारे इसके। अब देखिए जनरली हमने सेल्स को डिवाइड किया प्लांट और एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है प्लांट का। ठीक है, इसके अंदर क्या बेटा, अलग अलग कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। जैसे पहला आता है आपका सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये जो वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है वॉल का, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी बस कंपोनेंट्स देखिए, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये मेन हम लोग अभी बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर किसके, प्लांट सेल के। अभी हम लोग मेनली ये जो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, तो ये सेल वॉल हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या साइटोप्लाज्म हो, सेल ऑर्गेनल्स हो, सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इनको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, छाल। देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है काला वाला जो डॉट हिस्सा दिख रहा है ना, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ये जो एक येलो सर्कल्स दिख रहा होगा, उसके बाद जो आपको काला हिस्सा जो डॉट टाइप का दिख रहा है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है छाल, जो सेल का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। यानी कि इसने क्या किया, इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। सेल के बाहर एक पतली कवरिंग होती है जिसको कवर करके रखा है, ढक के रखा है, उसके अंदर ये सेल पैक्ड होते हैं। यानी कि सेल एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर भी होता है, लेकिन ये इनर होता है, आउटर में आउटर कवरिंग होती है यहाँ पे सेल की। ठीक है, इसका एक और काम है, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये जो पिंक आपको दिख रहा होगा, जो इसके बाद जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा बेटा, तो इससे कहीं ना कहीं अलग करने का काम, डिवाइड करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और अंदर सेल्स के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेपरेटर का काम करता है, एक तरह से इसको प्रोटेक्ट भी करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर से।
ठीक है। इसके बाद अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और बात करें तो ये एक फ्लैक्सिबल एंड इज मेड ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा ये फ्लैक्सिबल होता है, कोई बहुत टाइट नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू द सेल्स फैल सकता है, इसके साइजेज फिक्स नहीं होते। एंड ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है जिसको बोलते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी कि ये मिलने किससे मिलके बन रहा है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके क्या बन रहा है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मिलने किससे मिलके बना है, लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है आपका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ और मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स को मिला के क्या बन रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा आपका। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखिए, ये आपके जो हिस्से बेटा, ये जो डॉट 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 इला दिख रहा है ना, ये जो पीला कलर में आपको दिख रहा है, आपको जितने डॉट डॉट, ये आपके लिपिड्स होते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं लिपिड्स। एंड ये जो मैरून पिंक कलर में दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोटीन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लेयर है ना वो इसी टाइप का डिजाइन होता है जिसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों पाए जाते हैं। तो ये जो येलो कलर्स में आपको डॉट डॉट बबल्स टाइप के दिख रहे हैं दैट इज अ लिपिड्स, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है बेटा, प्रोटीन्स है। ठीक है, इसकी तो अब हम वर्किंग की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, दैट्स अलाउज टू परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये एक तो प्रोटेक्शन का काम किया, ऑब्वियसली ये अगर लेयर है एक तरह से यही एक बैरियर्स है जो सेपरेट कर रहा है किसको, सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से। तो अगर सेल्स के अंदर कुछ जाना होगा या बाहर आना होगा तो परमिशन या गेट तो उसी के अंदर होगा ना, एंट्री तो उसकी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये अलाउ करता है और परमिट करता है किसको, कुछ मटेरियल्स को इन और आउट करने में अकॉर्डिंग टू द सेल इंपॉर्टेंट और फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सबको नहीं, कुछ, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है अलाउ द परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को इन और आउट करने का ये परमिशन देता है। इसीलिए बेटा क्या होगा, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट द सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये करता तो है ही और बाकी चीज़ों को बाहर जाने से प्रिवेंट भी करता है, उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल भी करता है। चूँकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर भेजता है या अंदर आने देता है, इसीलिए इसका एक और कॉमन नेम है बेटा, इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दे अलाउज और परमिट्स ओनली सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल्स के बाहर कुछ ही मटेरियल्स को जाने या आने की अनुमति देता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन के आ रहा है बेटा, यहाँ पे इसको भी याद करिएगा। इसके अलावा जो हमने बताया कि लिपिड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको भी याद करना है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन और आउट होगा, तो अभी क्वेश्चंस यहाँ पे आता है कि ये आखिर इन आउट होगा कैसे, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सिर्फ हमने बोल तो दिया कि ये इन और आउट करता है, बट करता कैसे है, तो लेट अस सी। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, when the concentration of CO2 inside the cell increases, the CO2 moves out of the cell of the diffusion। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, हमने जूनियर क्लासेज में भी रीड किया है, स्टडी किया है कि कभी भी जब ट्रांसफ़र होता है, चाहे हम लोग बात करें हीट ट्रांसफ़र की, चाहे हम बात करें एनर्जी ट्रांसफ़र की, चाहे हम बात करें टेम्परेचर की, हमेशा जो ट्रांसफ़र होता है ना बेटा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, चाहे वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे एयर का कॉन्सेंट्रेशन हो। ऑब्वियसली यहाँ पे CO2 जो गैस है, अगर वो सेल्स के अंदर से उसका कोई ट्रांसफ़र होता होगा तो जब भी ट्रांसफ़र होगा, चाहे वाटर का हो चाहे एयर का हो, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इस सेल्स के अंदर काफ़ी सारे CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस ही मॉलिक्यूल है, बाहर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, बाकी CO2 मॉलिक्यूल से बाहर 4 मॉलिक्यूल्स है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एरिया कौन सा है,
अब देखिए, चूंकि अंदर CO2 ज़्यादा था, बाहर CO2 कम था, तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ CO2 यहाँ से रिलीज हुआ, इसीलिए लिखा गया व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल इंक्रीजेज, जब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। लेट अस सी अगेन, यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे CO2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स दिखाया है, बाहर कोई CO2 नहीं है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ ऑक्सीजन है। तो मुझे बताइए हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? ऑब्वियसली इनसाइड। और बाहर जब है ही नहीं तो क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। तो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, हायर टू लोअर, तो यानी कि अंदर से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा ना बेटा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गए, जो CO2 मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चले गए, बाहर, आउटसाइड। तो सेम थिंग्स अब ऑक्सीजन की बात करें, इसीलिए देखिए यहाँ पे when the concentration of O2 inside the cell decreases, the O2 moves from outside the inside of the cell। CO2 तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेट अस बैक अगेन, अब CO2 बाहर है लेकिन देखिए ऑक्सीजन क्या है बेटा, बाहर 1 2 3 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, तो इनसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है, बाहर। यानी कि आउटर साइड का कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ O2 ज़्यादा है, तो अब इसलिए इनका मूवमेंट कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। ये कहाँ जाएंगे, इनसाइड, चूँकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन के है और अंदर इनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो दैट इज द रीजन कि द मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहाँ गए बेटा, इसके अंदर चले गए। तो हमने देखा जब CO2 अंदर के साइड में ज़्यादा था, वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, वो बॉडी के बाहर आया, सेल्स के बाहर आया। O2 इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा तो अंदर हो गया। तो इसी तरीके से ना ये सेल्स के बाहर और अंदर आते जाते हैं। ये जब हमने बोला था इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये सारा खेल किसका है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हायर होगा, वहाँ से मूवमेंट करेगा कहाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो इसी तरीके से सेल्स के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है किसी भी सब्सटेंसेज का। ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, वो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सिर्फ सिलेक्टिवली परमेएबल नाम इसलिए कि चीज़ों को तो करता ही करता है, साथ में ये वाटर का भी ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि सेल्स के अंदर और बाहर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो कंट्रोल भी कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ भी उसको वो हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज ऑफ वाटर समझते हैं कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ वाटर कैसे परफॉर्म होता है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, हम लोग इसको कई सारे टाइप से बांटा गया। जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। यहाँ पे देखिए एक बिगर है, हमने क्या किया है, जब सेल इसके अंदर प्रेजेंट किया, मीन्स द मीडियम सराउंडिंग द सेल है सेम वाटर कंसंट्रेशन डाटा ऑफ सेल। मतलब मैं समझाता हूँ, देखिए इस केस में क्या होगा, इन दिस केस देयर इज नाइदर एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल नॉर एग्जिट ऑफ द वाटर। अगर वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल सेम होगा, मतलब अगर ये सरफेस है, मान लो ये अंदर का एरिया, ये बाहर का एरिया है, अगर जितने वाटर यहाँ पे होंगे उतना ही वाटर अमाउंट यहाँ पे भी होगा ना, तो कभी भी इनमें एक्सचेंज नहीं होगा। हो पाएगा क्या, कभी नहीं होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो आप यहाँ पे दो वाटर टैप है ना, ये कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब मान लो हमने दोनों कंटेनर में वाटर का लेवल सेम कर दिया है, तो क्या इसके अंदर यहाँ पे कोई मूवमेंट होगा क्या वाटर का, इनके बीच में कोई मूवमेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये ए और बी जो कंटेनर है, क्या इसके अंदर ये वाटर का एक्सचेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों का लेवल सेम है। अगर इन दोनों में एक का भी लेवल ऊपर नीचे होता तो ऑब्वियसली वाटर का एक्सचेंज होता, लेकिन चूंकि इन दोनों केसेस में वाटर का एक्सचेंज लेवल सेम है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज परफॉर्म नहीं होगा। जैसे दो रास्ते के बीच में जब पानी भर जाती है तो वहाँ पे पानी का एक्सचेंज बंद हो जाता है। सेम थिंग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में है कि अगर अंदर और बाहर वाटर का लेवल सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। जैसे यहाँ पे देखिए, जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है ना, उतना ही इस ग्लास के अगर बाहर हो कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसके अंदर कभी भी क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ लेटेस्ट इस अब ये जितना चार्ज आ रहा है उतना ही तार एग्जिट होना हो, तो यहाँ पे क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए रिमेन्स क्या होते हैं? फ्लैसिड्स, जो जैसे रहते हैं वो वैसे ही होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे सेल्स के साइज में कोई चेंज
नहीं होगा, नो फॉर्मर लैंड। दूसरा सॉल्यूशन होता है बेटा आपका हाइपोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक क्या होता है कि जब सेल को प्लेस्ड किया जाता है, मीन्स मीडियम सराउंडिंग द सेल एज ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैट ऑफ द सेल, यानी कि जो मीडियम होता है बेटा सेल का, अगर उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, सेल की तुलना में, यानी कि सेल में जितना वाटर फील्ड है उसके तुलना में अगर बाहर ज़्यादा वाटर फील्ड हो, तो हमने अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट से बदलना नहीं है, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन हायर से टू लोअर होगा ना। तो अगर सेल में पानी कम है तो वो कहाँ जाएगा एक्सचेंज, बाहर से सेल के अंदर की ओर। तो उस केस में क्या होगा, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। अब इस केस में देखिए जब चेंज हुआ ना, तो ये जो बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो इसके अंदर इंसर्ट कर गए। ठीक है, ये कहानी कब होगी, जब जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये अंदर बाहर है, अगर इस बाहर ज़्यादा वाटर है अंदर कम है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा इनसाइड द सेल। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन था और बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, तो अंदर जाएगा वाटर, मूवमेंट कहाँ होगा बेटा, इनसाइड द सेल। और जब इनसाइड द सेल होगा, वाटर जब इंटर करेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो सेल का साइज है क्या अफेक्ट होगा, क्या, ऑब्वियसली दे आर द स्वेल सब, जो स्वेल का साइज बड़ा हो जाएगा ना। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, या हमने मेरा अभी ये ठीक है, इसमें आप हवा फील करो, तो इस केस में क्या होगा, हमारा गाल फूल रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमने एयर के अंदर लिया है। सेम एज हम लोग पानी पीते हैं, अगर ज़्यादा पानी पिए तो क्या हो गया, पेट का साइज बड़ा हो जाएगा। बैलून में हवा भरते हैं, बैलून का साइज बड़ा हो जाता है। सेम थिंग्स बेटा, अगर सेल्स के अंदर पानी गया तो सेल का साइज बड़ा होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द स्वेल्स अप। इसका साइज क्या हो गया, वो स्वेल्ड हो गया, सूज गया, फूल गया। ये कब होगा, जब सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक, यानी कि जब मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की ओर। तो ये सेकेंड कैटेगरी थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एंड इस केस में क्या बोलते हैं बेटा कि सेल बिकम्स टर्गिड। यहाँ पे टर्गिड का मतलब ये होता है फूल जाना, सेल्स टर्गिड हो जाता है। ठीक है, स्वेलन, टर्गिड का मतलब क्या होता है, स्वेलन, सूज जाना। एंड थर्ड कंडीशन होती है बेटा जिसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। थर्ड हमने आइसोटोनिक जिसमें मूवमेंट नहीं हुआ, हाइपोटोनिक जिसके अंदर बाहर से अंदर गया, ऑब्वियसली हाइपरटोनिक होता होगा जिसमें अंदर से बाहर जाता होगा। अब यहाँ पे देखिए बाहर 4 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4, और अंदर आपके 5 पार्टिकल्स है। तो ऑब्वियसली लोअर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा ना सेल से। बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सेल है उनके पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट ऑफ द सेल, बाहर के जो मीडियम है उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर मूवमेंट होगा सेल टू एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, सेल से बाहर की ओर निकलेगा। एंड इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ठीक है, इसमें जिसमें मूवमेंट क्या हो, सेल्स से बाहर की ओर हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, वाटर। एंड इन दिस केस वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर क्या आएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे बाहर जा रहे हैं सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस केस में क्या हो बेटा, श्रिंक्स अप। अब देखो कोई भी चीज़ फूला हो, हवा को बैलून से बाहर निकाल दो तो सिकुड़ जाता है ना, साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, वहाँ पे फूल गया था सिकुड़ जाएगा। और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मोलाइसिस। देखिए यहाँ पे साइज इसका क्या हो गया, देखिए लेटेस्ट से यहाँ पे साइज सिकुड़ गया, छोटा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। एंड द सेल बिकम प्लाज्मोलाइज। प्लाज्मोलाइज को क्या मतलब क्या होता है बेटा, श्रिंक, याद रखिएगा सॉरी, प्लाज्मोलाइज मीन्स श्रिंक, और वहाँ पे क्या हो गया था, स्वेलन अप हो गया। तो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट इन और आउट होता है सेल के अंदर। और जनरली इसको हम लोग 3 सॉल्यूशन से समझे, जिसमें पहला क्या था आइसोटोनिक, जहाँ पे वाटर लेवल सेम था, कहाँ, सेल्स के अंदर और बाहर, इसीलिए वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है वाटर का, उसको क्या बोलते हैं हमने, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। दूसरा था आपका क्या बेटा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, सेल्स के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है और बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो सेल बाहर से यानी कि आउटर साइड से सेल्स के अंदर वाटर जाएगा, और इसीलिए सेल क्या हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, फूल जाता है, और उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और तीसरा होता है जब सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, बाहर कम हो, तो सेल से पानी वाटर बाहर निकल जाएगा, और उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। और सेल इस केस में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने हाइपोटोनिक का एक छोटा सा डिफरेंस बताया था। एक साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, और इस केस में क्या होता है, इनसाइड टू आउटसाइड, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बस ये फिगर एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइसोटोनिक में तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमेशा दैट इज द, ये एक एक्टिविटी भी है एक तरह से, कि हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर रीजन कॉन्सेंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होता है। यहाँ नहीं, आप घर का टैप का एग्जाम्पल ले लो, पाइप का एग्जाम्पल ले लो, सभी एग्जाम्पल वही बताते हैं। और ये कौन करके दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी कहानी हमने किसकी रीड की है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इसलिए जो काम करके देता है ये कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर देता है, इसलिए इसको सिलेक्टिव पम्बिलियन बोलते हैं। अब इस प्रोसेस को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है ना वाटर के मूवमेंट को, तो इसके लिए एक अलग वर्ड आया, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, द वाटर मूवमेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहा हो तो कैसे करेंगे, द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर, हायर टू लोअर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक पैसेज होगा, पासेज मिलता है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये डिफिनीशन है, एग्जाम्स में आता रहता है। और ये पूरी तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। मैकेनिकल मतलब वो प्रोसेस जो, जैसे जनरली मैकेनिकल उसको बोलते हैं जो मैकेनिक मशीनरी के द्वारा होती है। यहाँ पे मशीनरी का मतलब क्या है, ये डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इसलिए एक फुल्ली मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ये एनर्जी की ज़रूरत इसको नहीं होती है। तो ये आज के लेक्चर्स में हमने मेनली क्या देखा है, सेल्स होता है क्या है बेटा, सेल की डिफिनेशन, सेल का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक कवर किया है जिसमें हमने ये देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे मूवमेंट करता है, उसको क्यों सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड ये जो हमारे वाटर, चाहे हाइपरटोनिक हो या आइसोटोनिक्स हो, इस सॉल्यूशंस के बारे में हमने जाना कि प्रोसेस कैसे होता है, कैसे मूवमेंट होता है, सेल से वाटर का पासेज कैसे परफॉर्म होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।